आप लोग का स्वागत है। मैं आर के रहमान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों 6 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक और लेक्चर को लेकर। तो 6 बज चुके हैं, टाइम पर है आज हम लोग। जल्दी से सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। प्रॉपर सेटिंग वगैरह सब ओके हैं। तो अभी 1-2 मिनट में अभी लेक्चर को स्टार्ट कर ही रहे हैं बस। बेटा 6 बज चुके हैं। तो टाइम टेबल ऑलरेडी आप लोगों को दिया जा चुका है। जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों की लाइव क्लास रहती है, तो चाहे कोई फैकल्टी मेंबर कितने भी बिजी होते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए पूरा टाइम निकाल रहे हैं। और जो भी क्लास रही है, देखिए सुबह 6 बजे से आप लोगों के करंट अफेयर्स की क्लास प्रॉपरली रही है। सुबह 6 बजे से आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास प्रॉपरली लगी है। उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास प्रॉपरली रही है। उसके बाद में आप लोगों की जनरल स्टडीज की क्लास प्रॉपरली रही है। और बेटा जो फिजिक्स सेक्शन चल रहा है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एसएससी के लिए भी, और साथ के साथ में बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीआरडीओ के लिए। तो डीआरडीओ को भैया फोकस करिए, ड्रीम जॉब है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है। तो डीआरडीओ को बहुत अच्छे से आप फोकस करिएगा। मुझे लग रहा है कि आज मैं जल्दी आ गया हूँ, मुझे लग रहा है कि फिर मैं जल्दी आ गया हूँ, बाकी लोग मुझे लग रहा है सो गए शायद। सर थोड़ा सा ये मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसे हिल रहा है, तो इसको सेट कर दीजिए अपना फैन ऑफ। हैप्पी बर्थडे टू यू हार्टली सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एक बार फिर से। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है। और बेटा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैं फिर यही कहूँगा, अगर मेरे बर्थडे का कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो यार प्रॉपरली एक टाइम शेड्यूल सेट करके बहुत मेहनत से स्टडी करिए और कुछ बनिए। क्योंकि लाइफ में वही चीज़ें हैं कि एक दिन मैंने एक कहानी भी सुनाई थी कि लाइफ तो बार बार चांस देती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आप उस चांस को भुना पाते हो या नहीं भुना पाते हो। तो लाइफ में कभी भी नेगेटिव थॉट ना रखें, कभी भी दिमाग में नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ में किसी काम को स्टार्ट ना करें। बस एक पॉजिटिव अप्रोच रख के किसी भी काम को स्टार्ट करें। तो वही है कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तो किसी तरह का कोई नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है। बस बिंदास हो के अपने लाइफ को यार एंजॉय करिए, मेहनत करिए, मेहनत करने से कभी भागिएगा मत और ज़्यादा भगवान को कोसिएगा मत, क्योंकि भगवान जो भी करता है यार अच्छे के लिए करता है। अगर किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उसमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। बस ये देखिएगा कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पहले बार एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और पहले ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिल जाए। थोड़ा वेट करना होता है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की अगर कमी रहती है तो सिलेक्शन आने में डेफिनेटली दिक्कत होगी। तो ऐसे में बिल्कुल ये नहीं है कि भाई इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फेल हो गए। इसका मतलब होता है कि कुछ अच्छे के लिए कुछ हुआ है, यानी कि और मेहनत करिए और ज़्यादा चीज़ों को सीखिए। तो कई बार बच्चा सोचता है कि एक एग्ज़ाम दिया और यार क्रैक नहीं हुआ तो डिमोटिवेट हो गया। तो बस एग्ज़ाम देके आप लोग खुश होना चाहिए कि नहीं यार, एग्ज़ाम देकर आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए कि नहीं यार कुछ अच्छा गया है। तो अच्छे जाने का मतलब और सिलेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा जाना है कि सिलेक्शन जब आना होगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, अचानक से आप पेपर देने के लिए गए और आपने ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं किया, जब भी आना होगा अचानक आ जाएगा। लेकिन पेपर देकर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं यार मैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन के नज़दीक हूँ। तो बस इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ में यार मार्केट में रहिए, डटे रहिए और बिंदास होकर तैयारी करिए। कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा मुझे कमेंट भी कर रहा था कि सर 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, क्या करें ना करें। तो बेटा इतना बता दूं कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री ज्वाइन भी कर लेंगे तो जितना आप लोग 2-3 साल में कमाएंगे जेई बनने के बाद में, तो उतना आप 3-4 महीने में निकाल देंगे। तो वो चीज़ें भी आप देखिए।
क्योंकि आजकल प्राइवेट इंडस्ट्री की क्या हालत है आप सभी जानते हैं। तो इससे बढ़िया ये है कि अगर आप टाइम दे भी रहे हो और 0.25 या 1 नंबर से रुक रहे हो, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आप लोगों का फ्यूचर है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फ्यूचर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए आप लोगों को ये बता दूं कि जो बच्चा मैदान में डटा रहेगा वो डेफिनेटली विनर बन के जाएगा, और जो मैदान छोड़ के भागता रहेगा उसे कोई जिता नहीं सकता। क्योंकि जो खुद हारने के सोच रहा है, मैदान छोड़ के भागने वाले को तो कायर ही कहते हैं ना। जो बहादुर नहीं है, जो कायरता दिखाएगा तो वो चाहे स्टडी हो चाहे कोई बिजनेस हो, वो फिर किसी में भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। और जो डट गया ना, चाहे वो कितना बेकार से बेकार काम भी कर रहा हो, लेकिन वो डट गया मार्केट में, तो भैया वो जमा रहेगा। तो वही चीज़ है कि मेरे बर्थडे पर तो आप लोगों के लिए बस यही एक मैसेज है, आप सभी बच्चों के लिए एक यही मैसेज है मेरी तरफ से कि बहुत मेहनत करिए, किसी तरह की यार कोई चिंता ना करें, बिल्कुल परेशान ना हो, स्ट्रेस ना ले किसी तरह का, एक बिंदास होकर जीवन को जिए और अपनी लाइफ को और अपनी तैयारी वाले सेशन को बेटा एंजॉय करिए, उसको बोझ ना समझे। क्योंकि जब भी हम किसी काम को बोझ समझने लगते हैं तो रियल में बोझ बनता चला जाता है। तो चीज़ों के साथ में आपको खेलना है कि चलो यार मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो इसमें कुछ एंजॉयमेंट वाली चीज़ें आप ढूंढने की कोशिश करिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए उस बारे में। तो ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है तो इसको स्किप करके निकल जाए, नहीं, उसको पढ़िएगा और चीज़ों को बोझ ना बनाए अपने ऊपर, फालतू का कोई प्रेशर ना ले अपने ऊपर, एक टेंशन फ्री होके बिंदास वे में बस पढ़ते जाइए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन वही है, मार्केट में डटा रहना है। अभी देखिए SGNL का पेपर हुआ है, तो जो लगातार बच्चे तैयारी में थे बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। एक दो बच्चा जो तैयारी में था लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहेगी दिमाग में, तो कहीं ना कहीं वो जाके कन्फ्लिक्ट हो जाती है एग्जाम में। तो नेगेटिव अप्रोच के साथ में तो चलना नहीं है यार, आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर किसी इंडस्ट्री में हो जाता है, किसी कंपनी में हो जाता है, तो सोचेगा कि अच्छा यार, नहीं भी होता है तो आप लोगों को पॉजिटिव सोचने के लिए जरूरी है कि देखिए यार हम तो कंपनी के अच्छे के लिए जा रहे थे, लेकिन अगर कंपनी ने नहीं रखा या कंपनी अपना अच्छा नहीं चाहती तो हम लोगों को नहीं लिया, क्योंकि हम जाते तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करता। तो हमेशा अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे आप लोग, अपने आप को अगर आपने जीत लिया तो फिर इस दुनिया में कोई एग्जाम हो या लाइफ का कोई एग्जाम हो, कुछ भी चीज़ें होंगी, आप हमेशा जीतते चले जाएंगे। तो यही है कि बस मेहनत करिए, मैदान में डटे रहिए और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ में हूँ और पिछले 3-4 महीने से जो बच्चा मेरे साथ में जुड़ा है, चाहे तबीयत भी खराब रहा हो, चाहे मैंने अपनी रेगुलर यहाँ एकेडमी में क्लास की छुट्टी की हो, लेकिन मैंने ये ट्राई किया है अपना हमेशा बेस्ट देने का कि नहीं यार, जो बच्चा एक बार भरोसा करके मुझे व्यू कर रहा है या जो बच्चा एक बार जुड़ गया भरोसा करके, तो वो निराश ना हो या उसको खाली हाथ ना जाना पड़े। क्योंकि देखिए एक बच्चा मुझे कल कॉल करके बोल रहा था कि उसने मुझे बोला है कि सर क्लास थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता, मेरे घर पे नेट की सुविधा नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, लेकिन क्या करें कि मैं इसी टाइम फ्री होता हूँ, तो इस टाइम आप लोगों का टाइम देता हूँ। तो लाइब्रेरी देखिए, अगर हम लोग, अब वो बच्चा देखिए जो घर से लाइब्रेरी जाकर लेक्चर देख रहा है, ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं। आप उस जगह को जरा सोचिए, अगर हम लोग मटेरियल के लिए कोरियर भेजने की भी बात करते हैं, तो बेटा ऐसे भी एरिया है जहां अभी मतलब डाकखाना तो है, लेकिन क्या है कि वहां पर या तो स्पीड पोस्ट की सुविधा, कोरियर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत इंटीरियर बहुत गांव देहात से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो जरा सोचिए, अगर उन बच्चों को हम लोग ये सोचते कि यार मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो यार पढ़ने का अधिकार सभी स्टूडेंट का है इस दुनिया में, सभी को कुछ ना कुछ करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसमें कोई भी दिल से लेने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20-25 हज़ार रुपये फीस या बाहर जाकर 2-4 या हर महीने, अगर दिल्ली जैसे शहर की बात करेंगे तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये, और देहरादून में भी बात करेंगे तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो महीने का लगेगा ही। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो जैसे तैसे करके डिप्लोमा या बीटेक किया है, लेकिन आगे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने हमेशा बेटा यही ट्राई किया है अपनी तरफ से कि यार एक देश का छोटे से कोने से भी अगर बच्चा बिलोंग कर रहा है तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सके। और मेरे लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाली यही चीज़ें हैं कि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे ये कहा है कि सर हम लोग इलाहाबाद या दिल्ली कोचिंग कर रहे थे कि हम लोगों ने कोचिंग को बंद कर दिया। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आती है बेटा? वो चीज़ें ना ट्रस्ट से आती है, एक भरोसे से आती है। और ये मेरा आप लोगों से ये वादा है कि आपको जितना भी कंटेंट मिलता रहेगा, एक क्वालिटी कंटेंट आप लोगों तक बच्चों डिलीवर्ड होता रहेगा और आप लोग सफलता की बुलंदियों को बस छूते रहिएगा। आप लोग मेहनत करिएगा, मार्केट में डटे रहिएगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, जब तक हूँ आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूँगा। और
कुछ सिविल वाले बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी से हम लोग सिविल का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मैं ले ही रहा हूँ, साथ के साथ में सिविल हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा, एफटी का हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, साथ के साथ में जीएस का हम लोग शुरू कर चुके हैं, करंट अफेयर्स हम लोगों ने ऑलरेडी मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया है। तो क्या है कि पूरा का पूरा एक बच्चा ऐसा फील करेगा ही नहीं कि वो कोचिंग में नहीं है, बच्चा ऐसा फील करेगा ही नहीं। और जो मेरे यहाँ के खुद के स्टूडेंट भी हैं, जो हमारे खुद के एकेडमी के स्टूडेंट भी हैं, कहीं ना कहीं इस वीडियो से उन लोगों का भी लेवल बढ़ेगा कि अगर क्लास में मेरे सामने बैठकर एक बार पढ़ रहे हैं तो जो भी होमवर्क अगर उनको मिल रहा है तो प्रॉपर्ली उसके साथ साथ में वो अगर उस लेक्चर को दोबारा भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का लेवल भी पहले से डबल हो रहा है। तो हर तरह के बच्चे को कहीं ना कहीं इस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है। और यही हमारे लिए, यही पूरी इंजीनियरिंग एकेडमी का हमेशा मोटो रहा है कि यार देश के किसी भी कोने में रहने वाला स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग किया है वो कहीं इस रेस में पीछे ना रह जाए। अब देखिए भैया, मुझे जीएस का ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि आप लोगों तक इतनी चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ, तो इलेक्ट्रिकल में जो है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। बस यही है कि अपना डटे रहना यार, लगातार मेहनत करना है। और देखिए मैंने क्या था कि 200 नंबर का एक लिमिटेशंस था व्हाट्सएप ग्रुप का, तो मैंने क्या किया कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दूंगा या कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट, क्योंकि टेक्निकल ग्रुप का जो मैंने देखा है कि उसको बनना भी बहुत ज़रूरी है कि बल्क ऑफ स्टूडेंट एक साथ कलेक्ट है और हम लोग या तो कोई लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या फिर बच्चों के साथ में कुछ हम लोग क्वालिटी कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग भेज रहे हैं, बच्चे से सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो मैं टेलीग्राम का आपको लिंक दूंगा। और देखिए इतनी ज़्यादा टफ चीज़ें तो है नहीं कि एंड्रॉयड का ज़माना है, आपने बस अगर टेलीग्राम नहीं भी है तो फटाफट डाउनलोड करके नंबर डाल के आप रजिस्टर हो जाओगे, ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें। बस ग्रुप में फालतू की चीज़ें ना रखें। आज तो मैंने छूट दे दिया था कि जन्मदिन है, जितने भी आप लोगों को जो भी भेजना है भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है कि बेटा बस आप लोगों को एक मेहनत की अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है और बस एक पॉजिटिव सोच रखना है, सुबह ही उठना है और अपने दिन को बस बेहतर बनाना है। और बस आपको जब भी आप एंड करें तो कम से कम आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन ये हो कि नहीं, आज का दिन मेरा अच्छा गया है। आपको ये पछतावा ना हो कि आज मुझे ये करना था, आज मैं नहीं कर पाया हूँ। तो बस अपने दिन को बेस्ट बनाइए, अपने आप आपका महीना, अपने आप से आप लोगों का ईयर, अपने आप से आप लोगों की तैयारी बेस्ट होती चली जाएगी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए उन बच्चों को मैं एक छोटा सा मैसेज दूंगा यार। मैंने क्लास का टाइम 6 बजे दिया है, तो मैंने ट्राई किया है कि 6 बजे मुझे पहुंचना है, तो 6 बजे ही क्लास हम लोगों को स्टार्ट करना है। नहीं तो हो सकता है बच्चे नाराज़ रहें कि सर थोड़ा सा लेट आते हैं, तो मैंने 6 बजे स्टार्ट किया है। तो बच्चों आप लोगों से थोड़ा सा मुझे एक शिकायत है कि आप लोग जीएस की क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हो। जीएस की क्लास में मैं देख भी रहा था कि जितने व्यूअर्स होने चाहिए वो जीएस की क्लास में नहीं है। बल्कि बेटा आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएस में, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब चीज़ें भी आएंगी, लेकिन डीआरडीओ में फिजिक्स बहुत आता है। और लाइट वाले से लास्ट टाइम का भी हम लोग पेपर देख रहे थे, 2-3 सवाल पूछे गए हैं, तो मैंने वही कहा है सर को कि आप सर वहाँ से स्टार्ट करिए। तो वही है कि पूरी प्लानिंग आप लोगों की हिसाब से चलती है कि यार बस बच्चा सिलेक्शन निकाले जैसे भी करके। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र है भैया, आप सभी लोगों का मैं फिर से दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने बहुत ज़्यादा दुआएं मेरे लिए की हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजे हैं, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी शेरो शायरी भेजी हैं, तो मुझे सब बहुत अच्छा लगा है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब पढ़ाई को बेटा हम लोग शुरू कर लेते हैं। आई थिंक क्लियरिटी वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो यहाँ से तो सभी चीज़ें ओके हैं। चलिए जी, तो देखिए बेटा लास्ट क्लास में हम लोग बच्चों कहाँ तक स्टडी कर चुके थे। जो लोग लाइव नहीं है ना, फटाफट लाइव आइए यार, ये आदत आप लोगों की सही नहीं है लेट आने का, फिर चीज़ें छूट जाती है और बाद में ये चीज़ें देखने का थोड़ा सा मज़ा नहीं है। क्योंकि अगर साथ के साथ में मैं पूछता भी हूँ कि कोई डाउट है तो साथ के साथ में डिस्कस कर लें। डीआरडीओ के लिए जीएस का क्लास पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल पढ़िए भाई। सर पावर ग्रिड के लिए मैथ की क्लास भी लगवाइए। देखिए मैं बता दूं कि मैथ की क्लास बेटा इसलिए नहीं हो पा रही है, जो सर हैं उनकी ऑलरेडी सुबह से शाम तक आजकल थोड़ा शेड्यूल टाइट है, तो टाइम निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए तो देखिए बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस का एक एनालिसिस, तो फिर हम लोग चलते हैं कैपेसिटेंस पर। बेटा ये क्या है? कैपेसिटेंस है। यहाँ पर क्या है? सप्लाई वोल्टेज है।
यहां पर क्या बेटा, ये करंट है। तो देखिए रजिस्टर के केस में बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा है रजिस्टर के केस में कि जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज है। आज कहें कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में करंट है। रिएक्टिव पावर 0 है और एपरेंट पावर और एक्टिव पावर हमारी बराबर है। और कल हम लोगों ने ये देखा है, कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने देखा है कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर का मीनिंग क्या होता है। तो एक इंजीनियर के लिए इन चीजों का समझना और उन चीजों को लेकर इंप्लीमेंट करने की एक विचारधारा होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां हम लोगों को पता है कि जो कैपेसिटर होता है बेटा, यहाँ ये भी ऑब्जेक्टिव आप नोट कर सकते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो अपने अक्रॉस में वोल्टेज के चेंज होने का अपोज करता है। तो कैपेसिटर क्या है कि इट अपोज द चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इटसेल्फ, ये अपने अक्रॉस में वोल्टेज में चेंज होने का अपोज करता है। तो देखिए हम लोग को पता है कि I बराबर C dV बाई dt, क्लियर है। और यहां बेटा हमारे लिए है V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी। तो इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए I बराबर C डी बाई डी टी। बेटा ये सर्किट एनालिसिस का एक ऐसा बेसिक्स है, मैं आप लोगों को सर्किट एनालिसिस हिसाब से लेके चलाऊंगी। लास्ट में अनगिनत न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां जाके उलझ ना जाए। तो इसलिए मैं एक एक चीज को बच्चों पहले क्लियर करके चल रहा हूं कि कल के दिन आप ये ना कहें कि सर ये चीज हमारा छूटा हुआ है। क्योंकि देखिए थोड़ा 1-2 लेक्चर ज्यादा लगेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा हर एक चीज आप लोगों के दिमाग में बस बैठनी चाहिए। तो I बराबर C dV बाई डी टी, तो वोल्टेज का ये मान रख दिया हमने Vm साइन ओमेगा टी। तो I बराबर C, Vm को बाहर ले लिया, d अपॉन डी टी क्या हो गया बेटा, साइन ओमेगा टी। अब देखिए I बराबर C Vm साइन ओमेगा टी को आप डिफ्रेंशिएट करिए बच्चों, तो कितना हो गया कॉस ओमेगा टी, साथ के साथ में देखिए ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो I बराबर Vm, ये ओमेगा सी है बेटे, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ आ गया कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने कहा है कि लेट XC क्या है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक एक चीज को ध्यान से देखना है। XC क्या है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC बराबर क्या लेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी, और बेटा इसके यूनिट क्या है ओम, या फिर XC बराबर होता है 1 अपॉन 2 पाई FC, यूनिट क्या है बच्चों ओम, क्लियर है। तो यहां से हमने देखा कि हमें मिल गया है I बराबर Vm अपॉन XC, और बेटा देखिए cos ओमेगा टी को बच्चों क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो I बराबर, या चलिए यहाँ ये लिख लेते हैं कि Im बराबर बेटा क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर कि Vm अपॉन XC, क्लियर है। तो I बराबर यहाँ पर बच्चों क्या मिल गया Im साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो बेटा ये क्या है वोल्टेज की मैक्सिमम वोल्टेज, और ये क्या है करंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। अब देखना बेटा कि अगर हम लोग दोनों इक्वेशन का बच्चों कंपैरिजन करें, तो ये V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी, और मैंने ये कहा है कि जो भी बच्चा, जो भी नया व्यूअर मेरे साथ जुड़ता है बेटा, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल में लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत कर ले, तो एक एक चीज उसको समझ आएगी। और जो हमारी मशीन वाली सीरीज चल रही है उसके भी लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत करें, पहले लेक्चर 1 को खत्म करें फिर 2 को करें, तो वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे वे में स्टार्ट कर सकता है। अगर अदरवाइज बच्चों को समझ नहीं आएगा कि सर ने ये क्या लिखा, तो देखिए बेटा ये क्या है रेफरेंस पर आएगा, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ ओमेगा टी है। तो जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ 0 डिग्री रेफरेंस ड्रॉ किया। अब ये लाइन पर देखिए ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस पर है, वोल्टेज कहाँ है रेफरेंस पर है, बना दिया हमने। I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि करंट 90 डिग्री आगे होता है, तो करंट यहाँ से 90 डिग्री हम लोगों ने आगे बना दिया, क्या रख दिया यहाँ I, और इसके बीच का जो एंगल है बेटा ये कितना है 90 डिग्री। तो यहां से हम लोगों को पता चल जाएगा फाई बराबर 90 डिग्री, क्लियर है। अब देखना है आपको, यहां चल लेते हैं। अगर हम लोग देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये लिखें कि वोल्टेज बेटा कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ 90 पर मैक्सिमम जा रहा है,
फिर यहाँ 180 पर फिर 0 है, 270 पर माइनस का मैक्सिमम मिल गया, और बेटा यहाँ 360 पर अगेन 0। तो ये किसकी इक्वेशन है? v बराबर v मैक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर है बेटा? तो देखिए ये मतलब होता है इसका कि वोल्टेज, और इस एक्स पे देख रहे हैं हम लोग करंट को, तो करंट वोल्टेज से कितना पहले स्टार्ट होगा, आपको देखना है कितना पहले स्टार्ट होगा। तो कितना पहले स्टार्ट होगा? 90 डिग्री पहले स्टार्ट होगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बना लिया? 90 डिग्री एडवांस बना लिया। तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ इस तरह का। बेटा ये क्या है? ये क्या है बेटा? करंट होगा। तो I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहां से देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट क्या है, करंट क्या आगे है। तो आपको बस ये रिलेट करना है, अगर करंट आगे होगा, अगर करंट आगे होगा तो इसका मतलब होता है लीडिंग पावर फैक्टर। अगर करंट वोल्टेज से पीछे होगा तो उसका मतलब होगा लैगिंग पावर फैक्टर। और अगर करंट और वोल्टेज दोनों एक लाइन में होंगी तो उसका मतलब होता है यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहां 90 क्या बेटा? ये हम लोग क्या लिखेंगे? लीडिंग है। ठीक है? तो अब देखिए पावर फैक्टर बराबर, आपको ध्यान देना है, पावर फैक्टर बराबर कितना मिल रहा है? आप कहेंगे कि cos 90 डिग्री, तो cos 90 का डिग्री का मतलब क्या है बेटा? 0। तो 0 क्या है? पावर फैक्टर 0 लीडिंग है, 0 लीडिंग है। अब देखिए हम लोग कैपेसिटर के केस में एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर देखते हैं। तो यहां चलिए एक्टिव पावर बराबर, तो एक्टिव पावर बराबर क्या है भाई? आप लिखेंगे सर वी आई कॉस फाई है। तो वी आई बेटा कॉस फाई का मान कितना है? आप कहेंगे सर 0 है। तो यहां कितना मिल गया? 0 वॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कि कैपेसिटर किसी तरह की पावर को, या कैपेसिटर के क्रॉस में किसी भी तरह की पावर या एक्टिव पावर डिसिपेट नहीं होती। तो इसमें क्या एक्टिव पावर कितना मिल रहा है कैपेसिटर के केस में? 0 वोल्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब लिखते बेटा, यहां पर लिख लेते हैं, ये क्या है कि अपरेंट पावर। क्लियर है? अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर कैसे लिखेंगे? वी आई। यूनिट क्या होता है बच्चों इसका? वोल्ट एम्पियर। यूनिट क्या है? वोल्ट एम्पियर। फिर देख लेते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर। क्लियर है? रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है? वी आई साइन फाई। तो वी आई साइन फाई का मतलब क्या होगा? साइन 90 डिग्री। एक एक चीज लिख रहा हूं यार मैं ना, एक एक चीज है। साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मतलब क्या मिलेगा? वी आई। लेकिन इसका यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है। तो देखिए बेटा, यहां से हम लोगों को पता चल जाता है कि कैपेसिटर के केस में, इसको ध्यान देंगे, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अपरेंट पावर बराबर लीडिंग रिएक्टिव पावर। क्या बेटा? ये लीडिंग रिएक्टिव पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? तो ये होता है बेटा हमारा कैपेसिटेंस का एक एनालिसिस। कैपेसिटेंस का एक एनालिसिस है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं इंडक्टेंस पर, देन हम लोग चलेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट। और बेटा इतना बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या एसएससी के एग्जाम के लिए ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत होती है तो एसी एनालिसिस के न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्लियर है? तो जल्दी से फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा। देखिए बेटा, अगर हम साइन, हमने लिखा है साइन 90, आप क्या कह रहे हैं? साइन 90 माइनस थीटा। तो बेटा जो आप कह रहे हैं ना वो आता माइनस में, ठीक है, वो लिख देते हैं हम लोग माइनस में। तो हम इंडक्टेंस वाले केस में देखे उसी चीज को यूज करने वाले हैं। ठीक है? तो इसमें क्या लिखा है हम लोगों ने? देखिए कॉस ओमेगा टी। कॉस का मतलब होता है कि साइन के कंपैरिजन में, इसका मतलब होता है कि साइन के कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे, साइन से 90 डिग्री आगे, ये मतलब होता है बेटा कॉस का। ठीक है जी? तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंडक्टर पर। तो नेक्स्ट देखेंगे इंडक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं।
तो जब सर्किट में देखिए रजिस्टर कनेक्ट है, हमने तब भी देखा है, अब सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट है। और बेटा ये बता दूं कि ये सेक्शन हम लोग बच्चों वो सेक्शन स्टडी कर रहे हैं यार जो इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल का सेक्शन नहीं है, फेजर डायग्राम बनाने का जो बेसिक्स है ना ये यही है। तो अभी देखिए एक एलिमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, रजिस्टर। तो रजिस्टर के केस में अभी तक ये देखा है कि जिस डायरेक्शन में रजिस्टर में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में करंट है। साथ के साथ में देखिए हमने इसमें कैपेसिटर में देखा है कि कैपेसिटर के केस में जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है करंट उससे 90 डिग्री आगे। यही बेसिक से बेटा फेजर डायग्राम का, तो इस चीज को थोड़ा सीरियस लेना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग इंडक्टर पर। जब इंडक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं तो सेम कंडीशन हम लोग ले रहे हैं क्या, वोल्टेज V यहाँ पर है, ये L है और यहाँ पर क्या बेटा ये करंट I है। अब देखिए इंडक्टर में एक चीज को याद रखें कि इंडक्टर अपने अक्रॉस में करंट में चेंज होने का अपोज करता है। बेटा सब चीजों पर आप आने वाले हैं विशाल जी, हर एक चीज पे आने वाले हैं। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को मैं डिस्कस कर लूं पहले ना, हर एक चीज पर आएंगे। देखिए अब L क्या कर रहा है, इंडक्टर अपने अक्रॉस में करंट में चेंज होने का अपोज करता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, V बराबर L di/dt, ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा ये दिया जाता है V बराबर V max sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखिए यार हम लोगों को वोल्टेज तो दिया गया है, क्या निकालना है यहाँ पर I देख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि di/dt बराबर वोल्टेज अपॉन L। तो यहां से देखिए अगर हम लोग ये करें कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा इधर di/dt, तो डिफरेंशिएट है, इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा आ जाएगा I, इधर क्या है V अपॉन L, यहाँ क्या मिलेगा dt। तो I बराबर 1 अपॉन L बाहर, और वोल्टेज का ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं Vm साइन ओमेगा t बेटा dt। तो यहाँ से I बराबर Vm को बाहर लिया, Vm अपॉन L साइन ओमेगा t dt। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है कि I बराबर Vm अपॉन L। चलिए बेटा साइन ओमेगा t को आप इंटीग्रेट करिए, तो साइन ओमेगा t को माइनस कॉस ओमेगा t, अब किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओमेगा t। तो साइन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, t के रेस्पेक्ट में। यहाँ क्या दिया है ओमेगा t, तो क्या हो गया बेटा ओमेगा। तो I बराबर Vm अपॉन ओमेगा L। अब देखिए माइनस को, एक बच्चा अभी जो कमेंट कर रहा था, यहाँ देखिए माइनस के कॉस ओमेगा t को हम लोग क्या लिखते हैं कि ये साइन से 90 डिग्री या पीछे हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ कि साइन ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। और बेटा यहाँ पर होता है एक टर्म एक्सेल को हम लोग क्या लिखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि एक्सेल बराबर क्या है ओमेगा L या फिर 2 पाई FL, यूनिट क्या है बेटा ओम। क्लियर है। तो I बराबर Vm अपॉन XL साइन ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। और बेटा यहाँ लिख लेते हैं कि लेट Im बराबर Vm अपॉन XL। क्लियर है, Vm अपॉन XL। अब देखिए I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ से बेटा यही फेजर रिप्रेजेंटेशन करें हम लोग, तो देखिए फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे या वेवफॉर्म को कैसे दिखाएंगे। इस एक्स पे दिखाया गया है बेटा ये वोल्टेज और करंट को। तो देखिए अगर वोल्टेज ये है, ये क्या है 90 डिग्री, V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा t। ठीक है जी। तो बेटा इसका मतलब है कि करंट 90 डिग्री बाद में स्टार्ट होगा, तो करंट के लिए क्या बनेगा बेटा ये, यानी कि I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। और अगर हम लोग फेजर डायग्राम यही देख लें कौन कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो अगर हम लोग ये कहें कि ये है 0 डिग्री रेफरेंस,
तो रेफरेंस पे क्या आएगा, वोल्टेज आएगा रेफरेंस पर। तो रेफरेंस पर हम लोगों ने ले लिया वोल्टेज को। अब देखिए क्या है, आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो बेटा हम लोग क्या बनाएंगे यार, माइनस 90 का मतलब है ये, यानी कि 90 डिग्री। तो यहां से भी फाई बराबर क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। अगर ऐसा बनाना चाहते हैं तो फाई बराबर 90 डिग्री। और अगर पावर फैक्टर देखें तो cos 90 का मतलब क्या होगा, जीरो। बट जीरो क्या होगा, जीरो लैगिंग होगा। तो इंडक्टर के केस में ध्यान देना है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे आता है। क्लियर है, पीछे आता है। इसकी यूनिट रखिए यहाँ एम्पियर, एक्सेल है हमारा ओम। अब देखिए अगर हम लोग यहां से एक्टिव पावर की बात करें तो एक्टिव पावर क्या बनेगा, वी आई कॉस फाई, यानी कि जीरो। तो इंडक्टर भी किसी तरह की पावर को डिसिपेट नहीं करेगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस भी पावर कितना मिलेगा, जीरो। एक्टिव पावर क्या मिलेगा, जीरो। अब देखिए जी एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर सभी को पता है वी आई मीन्स वोल्ट एम्पियर, और रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या बेटा, वी आई साइन फाई। यूनिट जरूर रखें वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये भी क्या मिलेगा, वी आई, यानी कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यार। तो यहां इंपॉर्टेंट मिल जाता है कि एपरेंट पावर बराबर लैगिंग रिएक्टिव पावर। ठीक है, लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडक्टेंस के साथ साथ में बेटा कैपेसिटेंस को भी पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये क्या पढ़ा है हम लोगों ने, एक रेजिस्टेंस का एनालिसिस किया है, कैपेसिटेंस का एनालिसिस किया है, और इंडक्टेंस का एनालिसिस किया है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मुझे इसलिए करवाना पड़ रहा है यार कि बाद में एसएससी कन्वेंशनल के लिए सब चीज़ें करवाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आप लोगों की हर जगह मदद करेगा। और देखिए ये मैं बता दूं बेटा कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल आते हैं और आसान सवाल आते हैं। तो देखिए अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी तक हम लोगों ने सिंपल सी चीजें ये देखी है। जब एसी एनालिसिस का शुरुआत किया था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइकिल क्या है, हाफ साइकिल क्या है, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्म फैक्टर क्या रहेगा, रिपल फैक्टर क्या है, रिपल फैक्टर के साथ साथ में पीक फैक्टर क्या रहेगा। और हम लोगों ने देखा है अलग अलग तरह की वेवफॉर्म को एनालिसिस कैसे करेंगे। यहाँ जब हम पहुंचे सर्किट एनालिसिस पर तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों का एनालिसिस हम लोगों ने किया है। बच्चा कह रहा है कि साउंड प्रॉब्लम हो रही है। आरएलसी तो आरएलसी तो सर्किट होता है भाई। अच्छा साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या, मुझे तो लग रहा है सही है। ओके ओके ओके, चलिए तो यहां से बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से हम लोग आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग देखते हैं सीरीज सर्किट एनालिसिस। तो पहले सीरीज सर्किट को हम लोग पढ़ेंगे, काफी जो इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। सर मशीन कराएं, बिल्कुल मशीन का भी लेक्चर मैं कर लूंगा। मशीन का क्या है कि मुझे कुछ न्यूमेरिकल लेने हैं बेटा। डेफिनेटली पावर स्टोर, मैंने बेटा एनर्जी स्टोर करने की तो बात की नहीं है अभी। मैंने ये चैप्टर हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में अलग से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक। तो ये दो चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां से एक तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो आप लोगों को चार्ज वगैरह सब बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। अगर हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक की बात करेंगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा मशीन कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें पता चलेगी। तो डेफिनेटली एक हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, या ये कहें कि एक हमारा मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये सब चीजें तो हम लोग अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमारा मेन मोटो इंडक्टर और कैपेसिटर को डेप्थ में नहीं पढ़ना है यार, यहाँ सिर्फ इनका बिहेवियर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं बेटा, सीरीज आरएल सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा सीरीज आरएल सर्किट। तो
तो ये यहाँ पर दिया गया है रेजिस्टेंस और यहाँ दिया गया बेटा इंडक्टेंस, और ये उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 2 में इलेक्ट्रिकल को इलेक्टिव सब्जेक्ट में दे रहे हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेटा हम इस बार इंस्टेंटेनियस वैल्यू ना लेकर हम लोगों ने ले लिया है RMS वैल्यू, और यहाँ ले लिया है करंट। तो भैया अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, न्यूमेरिकल का जो बेसिक है ना वो शुरू हो जाता है। तो बेटा यहाँ इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप VR है और इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप VL है। तो जो न्यूमेरिकल का एक तरह से जो बेसिक्स है ना यार वो स्टार्ट हो गया है। तो अब इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है बेटा। तो यहाँ बच्चे क्या है कि इंपिडेंस वगैरह में उलझे रह जाते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको मिस कर देते हैं। तो देखिए बेटा आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। जब भी आपको L दिया जाएगा, तो मैंने बार बार कहा है आप लोगों को, बार बार यही चीज समझाने की कोशिश की है कि +J और -J सिर्फ एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब जो होता है वो तो वैल्यू अलग देगा। तो हम लोग जो पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म देख रहे थे, तो +J और -J का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से था। तो बेटा आपको इतना दिमाग में रखना है कि +J जब भी हम लोग कह रहे हैं, जब भी मैं लिखूंगा कि +J है, तो आपको पकड़ लेना है बात को कि +J का मतलब यहाँ पर ऐसे एनालिसिस में क्या था बेटा कि लैगिंग की बात कर रहे हैं। लैगिंग मीन्स हम लोग इंडक्टेंस के साथ में लिख रहे हैं, ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और -J का मतलब है अब लीडिंग से, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस से। तो देखिए आप लोगों को ये सॉल्यूशन करना, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देख लेते हैं यहाँ। तो जब भी हम इंडक्टेंस की बात करेंगे तो आप +J XL से रिप्लेस कर लीजिए, +J XL से रिप्लेस कर लीजिए। और हमें ये पता है यार, हर एक इंजीनियर को पता होता है कि XL बराबर ω/L या फिर 2πfL ओम है। XL ले लिया हम लोगों ने। तो बेटा आपको दिमाग में ये रखना है यार, सीरीज है तो बेटा ये करंट तो सब में सेम आएगा, करंट तो नहीं बदलने वाला है। तो यहां से अगर हम कहें कि वोल्टेज V VR और VL का वेक्टर सम है, तो जो एरो लगा है ना यार, इस एरो से समझ जाएं कि ये वेक्टर सम है, अर्थमेटिक सम नहीं है। तो यहां बेटा इसका मतलब 3 + 2 ये 5 नहीं है। क्लियर है? तो यहां क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को, वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा बच्चे गलती यहीं करके आ जाते हैं। तो देखिए V बराबर VR + VL हम लोगों ने देख लिया है। तो V बराबर VR, बेटा VR किसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है, इसको लिख लेते हैं यार, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बाद में आवश्यकता पढ़ने वाली है हम लोगों को। तो बेटा VR किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, आप फटाक से कहेंगे सर रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है। बिल्कुल जल्दी नहीं यार, प्लीज इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, IR। तो VR का अक्रॉस में, या VR का वैल्यू क्या है, रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका वैल्यू है I × R प्लस, अब चलते बेटा VL पर। तो करंट कितना इसमें, I है। अब L की वैल्यू को हम लोग ऑलरेडी देखे रिप्लेस क्या कर सकते हैं, ओम में कर लिया है ना। तो क्या J XL। तो V बराबर I को मैंने कॉमन ले लिया, R + J XL। तो V/I हम लोगों ने ले लिया है ये R + J XL। तो बेटा V/I का मतलब क्या है भाई, इंपीडेंस से है, टोटल इंपीडेंस ना। तो वोल्टेज अपॉन क्या, करंट, क्या है टोटल इंपीडेंस, सर्किट इंपीडेंस। तो R + J XL। यही चीज हम लोग देखे कल पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर, इन सब में यही चीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी ये चीज शुरुआत है, इसको ध्यान से समझना है। ये क्या है बेटा, एक रियल पार्ट है, रियल पार्ट है। ये क्या है बेटा, एक इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि यहां पर इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस और रियल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है R। अगर बेटा यहां से हम लोग मैग्नीट्यूड लिखें, जो कल सीखा है हमने, तो मैग्नीट्यूड क्या है, √में R² प्लस XL²। ठीक है, √में R² प्लस XL²। साथ के साथ में अगर हम एंगल निकालें फाई बराबर, ये एंगल हमारा क्या था, ये रिजल्टेंट यानी कि Z कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये कल हम लोगों ने पढ़ा है। तो बेटा कितना होगा, फाई बराबर tan 1 XL/R। तो अभी जब R और L है तो ये फाई हमारा क्या कहलाएगा, ये फेज एंगल भी कहलाएगा। अब देखिए बेटा इसमें जो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है, अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो सीरीज के लिए फेजर डायग्राम बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि एक लाइन खींचिए, 0 डिग्री और रेफरेंस लिख दीजिए। इस तरीके को अगर आप फॉलो कर रहे हैं
फोर इंडक्टर 90 रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। देखिए बेटा मैं बता दूं आप लोगों को कुछ ऐसी स्केलर और वेक्टर एंड वाई, व्हाट इज आई। भैया यहाँ देखिए, अगर आप फिजिक्स वाली चीजों में जाएंगे जहां स्केलर और वेक्टर को आप देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं वेक्टर का उस क्वांटिटी से मैं यहां लेकर चल रहा हूं कि जहां जिसकी डायरेक्शन को भी लेकर आपको चलना है, जहां पर डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ साथ में। तो देखिए यहां अगर हम लोग वोल्टेज को लेके चल रहे हैं तो यहां वोल्टेज को हम लोग एसी वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अगर डीसी होता तो हमने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना था, लेकिन ये क्या एसी है तो हम लोग क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हमारे लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टरली जोड़ना है। तो हम लोग क्या है कि वेक्टरली, अगर करंट भी दिया जाएगा पैरेलल में तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे जब एसी क्वांटिटी की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए जी, अगर हम लोग 0 डिग्री रेफरेंस यहां ले रहे हैं तो बेटा सीरीज में करंट सेम होगा इसके और इसके क्रॉस में भी, तो सीरीज में आप रेफरेंस पर करंट ले लीजिए। और ये ऐसी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर ये समझ गए ना तो इलेक्ट्रिकल में आप लोग थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करेंगे बाकी लोगों से, क्योंकि फेजर डायग्राम बनाने में ना सब लोग भागते हैं, आप इंजॉय करेंगे इन चीजों को। तो बेटा क्या है कि हम लोगों ने करंट को रेफरेंस ले लिया, अब आगे चलते हैं बेटा। अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, इसको और इसको हम लोग वेक्टरली जोड़ दें तो हमें टोटल वोल्टेज V मिल जाएगा। तो अब चलिए जोड़ते हैं बेटा। VR किसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है, तो आप कहेंगे सर VR रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है। तो रजिस्टर के अक्रॉस में हम लोगों ने यही तो पढ़ा है, जिस दिशा में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज को ड्रॉ करना है। तो बेटा करंट की डायरेक्शन ये है बच्चे, तो रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है VR, तो VR की डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर। अब चलते हैं VL में। VL किसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है, आप कहेंगे कि सर ये वोल्टेज ड्रॉप होता है इंडक्टर के अक्रॉस में। तो इंडक्टर के अक्रॉस में, दिमाग में रखिएगा, इंडक्टर के अक्रॉस में करंट 90 डिग्री पीछे। जब करंट 90 डिग्री पीछे आता है इंडक्टर में तो उसका मतलब वोल्टेज आगे बनती है। तो देखिए वोल्टेज में वोल्टेज जुड़ता है और करंट में करंट जुड़ता है। तो ये वोल्टेज यानी कि हमें जोड़ना है, VR में VL जोड़ दें तो V मिल जाएगा। तो VR में VL किस दिशा में जोड़ें, किस दिशा में जोड़ेंगे, ऊपर को। क्यों जोड़ेंगे भाई, मैं बता दूं फिर से कि करंट को 90 डिग्री पीछे दिखाना है, करंट को 90 डिग्री पीछे। तो देखिए करंट का एक्स क्या है, करंट का एक्स तो ये है, तो करंट यहां से 90 डिग्री पीछे यानी कि ये करंट पीछे है। तो देखिए हमने जोड़ दिया यार, VR में VL को जोड़ दिया तो ये क्या मिल गया, टोटल वोल्टेज V। अब टोटल वोल्टेज V और करंट के बीच का एंगल क्या हुआ बेटा, फाई मिला हम लोगों को। तो ये क्या है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटा, ये R है, इसी पर बेस्ड पूछ लेता हूं पहले। ये R है और ये R है और यहां पर L है, ये करंट I है, यहां पर दिया है, ये दिया है आप लोगों को, चलिए थोड़ा वैल्यू अलग दे देते हैं, 5 वोल्ट, और ये दिया है बेटा आप लोगों को 6 वोल्ट। तो आपको यहां टर्मिनल पे वोल्टेज V1 का मान बताना है। चलिए टर्मिनल पे वोल्टेज V बताना है, जल्दी से बताइए। ये I है, R और L वोल्टेज V, तो जल्दी से बताइए। नो सर, सीरीज में वोल्टेज कहाँ लेना चाहिए भाई, सीरीज में अच्छा होगा। मैं बता दूं, अगर मैंने पहले से ये कहा है, अगर भाई किसी बच्चे को सब चीज़ें आती है तो वो फिर हम लोगों के साथ में ना जुड़ें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने जो चीज़ समझाने की कोशिश की है बच्चे उसको समझिए भाई। सीरीज में अच्छा होता है, अगर आप लोग चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं ना, देखिए बना सकते हैं ना, वोल्टेज से भी ले लो रेफरेंस पे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन चीज़ों को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो अच्छा ये है सीरीज के लिए कि करंट को आप रेफरेंस पर लें। क्लियर है। तो पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। रूट 41, रूट 61, रूट 61, रूट 61, रूट 61, रूट 61, रूट 61, 7.8 वोल्ट, रूट 61, वेरी गुड, रूट 61। इसका मतलब चीजें समझ में आ रही है बच्चों को। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखिए पूरा बनाकर अभी शुरुआत में पूरा बनाइए इसको। रेफरेंस है, करंट को हम लोगों ने ले लिया, ये करंट को हम लोगों ने यहां ले लिया,
अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो बेटा 5 कहाँ आएगा, जिस डायरेक्शन में करंट है। और अब चलते हैं हम लोग इंडक्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज कितनी बनेगी 6 वोल्ट। तो बेटा यहाँ पर कितना मिलेगा √25 प्लस 36, अंडर रूट यानी कि 61 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेटा एक सवाल है कि इफ इन ए सीरीज RL सर्किट, किसी सीरीज RL सर्किट में R बराबर XL दिया हो तो फाई का मान बताइए। किसी सर्किट में अगर R बराबर XL होता है, बेटा मेरे सामने वीडियो चल रही है बच्चे और एक एक वर्ड मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी सीरीज RL सर्किट में R बराबर XL है तो जल्दी से फाई का मान बताइए, यानी कि फेज डिफरेंस का मान बताइए। कितना है बच्चे फटाफट जवाब दे रहे हैं, क्या है 45 डिग्री। तो वेरी गुड, हम लोगों ने क्या किया सिंपल, फाई बराबर tan इनवर्स क्या पढ़ा है हम लोगों ने, XL बाई R। इसका मतलब क्या हुआ tan इनवर्स XL यानी कि 1, इसका मतलब क्या आता है यार 45 डिग्री। क्लियर है। तो बेटा ये था हमारा सीरीज RL सर्किट पर बेस्ड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं बता दूं आप लोगों को, आज थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ रहा हूं मैं। अगर किसी बच्चे को भाई कोई डाउट होता है तो मैंने फिर भी कहा है कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है मैंने। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि सर ग्रुप बना दीजिए टेलीग्राम पर, और बेटा उसका जो लिंक है मैं आज इसमें कमेंट में भी शेयर करूँगा। ठीक है, जैसे वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कमेंट में भी शेयर करूँगा बच्चों। तो वहाँ से ग्रुप में जुड़िए और फिर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो देखिए जब ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा बेटा, फिर हम लोग चलेंगे 3 फेज सर्किट एनालिसिस पर। फिर जब 3 फेज सर्किट एनालिसिस खत्म हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक पर। तो फिर थोड़ा सा सेक्शन 2 पोर्ट नेटवर्क का बच जाएगा। थोड़ा सा इसी के साथ में भी थ्योरम को भी इंक्लूड करना है हम लोगों को, थ्योरम को भी स्टडी करना है। तो पूरी तरह से तैयारी करके चलना है हम लोगों को, किसी भी तरह की कोई ढिलाई आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। साथ के साथ में आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं बेटा कि हम लोगों ने अपने यहाँ के जो मॉर्निंग वाले बैच के बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि डेली प्रैक्टिस करवाने के लिए एक सीरीज को शुरू किया है, और उस सीरीज को अभी हम लोग मोबाइल ऐप पर करवा रहे हैं। और सिर्फ मोबाइल ऐप पर करवाने का यही एक पर्पज़ है बेटा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो उसमें जो पेपर रहता है बेटा उसका अलग अलग एक पूरा का पूरा शेड्यूल है, एक पूरा का पूरा टाइम टेबल है, लेकिन उसमें पेपर डेली मिलता है। तो उसमें पेपर आज नहीं मिला है और इसमें पेपर कल नहीं मिलेगा, अदरवाइज उसमें डेली पूरे महीने भर पेपर चलेगा मॉर्निंग वाले बैच के बच्चों का, जिनके 3-4 सब्जेक्ट हो चुके हैं। फिर यही हम लोगों का नवंबर में चलेगा, यही हम लोगों का दिसंबर में चलेगा। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो सीधे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके, इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून के नाम से प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप है, तो उसको भी डाउनलोड करके आप सॉल्यूशन, दुनिया भर के पेपर है वहाँ पर, उनको भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको वहाँ किसी सवाल का ऑप्शन में बेटा कोई डाउट लगता है तो उसका फोटो क्लिक करके या तो मेल कर दीजिए या मुझे भेज दीजिएगा। क्लियर है। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रखिए, और आपके लिए हमेशा बेस्ट करने की कोशिश पहले से की है और आगे भी करते रहेंगे। तो अभी शायद आज बच्चे लेट आए हैं क्लास में, तो आपके लिए बस यही एक चीज़ है बेटा कि कल से क्लास में 6 बजे मिलना है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई बच्चा कुछ अपनी बात को शेयर करना चाहता है मेरे साथ में, तो मैं 1-2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, फिर हम लोग टाटा बाय बाय। अपना भैया आज अपनी भी पार्टी वार्टी करेंगे हम लोग, आप लोग भी, मेरा जन्मदिन है तो आपस में पार्टी वार्टी करिए। ठीक है। UPPCL JEE की वैकेंसी कब तक आएगी? आनी चाहिए नवंबर तक आ जानी चाहिए, लेकिन वही है, अब बाकी तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आज बच्चे कह रहे हैं कि मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा आप। क्लियर है सब गुरुजी? वेरी गुड। ये फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ली अभी जुलाई से, बाद में देख पा रहा था वीडियो। ओके वेरी गुड सर। रिवीजन इज मस्ट, डेफिनेटली रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा मैं बता दूं आप लोगों को कि एक दिन की वीडियो, लगभग 30 मिनट की एक वीडियो को एक दिन लाइव क्लास में मैं कुछ एक शेड्यूल आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलें या पढ़ें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए
आप लोगों के लिए बस आज के लिए इतना ही था। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।